हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया जिसमें कार्यपालिका विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित भी होती है। जैसे बहुत सारे साधन जैसे बहस और सदन में बहुत सारे कार्य होते हैं जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। विधायिका जब भी मैं बोलूँ मीन्स संसद, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। वो कार्यपालिका को नियंत्रित करने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे सदन के अंदर बहस और चर्चा, कानूनों को स्वीकृति देना या अस्वीकृति देना, बजट के द्वारा वित्त पर नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में जानते हैं। जैसे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। नियंत्रण के जो साधन वो है बहस और चर्चा। सदन में जब कोई भी विधेयक रखा जाता है सरकार के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा रखा जाता है जब, तो उस पर सदन में चर्चा होती है, बहस होती है उस पर। मैं बता दूँ, बहस मीन्स इसमें ये कमियां हैं, ये आखिर इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें, कोई भी सरकार विधेयक को इसलिए लाती है या अपने चुनाव में वायदा पूरा करने के लिए या अपने आने वाले चुनाव में फायदा देखने के लिए कोई भी विधेयक को लाती है। उस पर फिर विधेयक पर चर्चा होती है कि आखिर इस विधेयक की जरूरत ही क्यों है, इसमें ये कमी है, इसमें ये सुधार होने चाहिए। बहस और चर्चा होती रहती है। उसके अंतर्गत फिर 2 पॉइंट आते हैं। प्रश्नकाल, इसी जो बहस और चर्चा है इस दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल आता है। प्रश्नकाल वह समय है जिसमें संसद के सदस्यों को, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कार्यपालिका से तीखे सवाल पूछने का अवसर मिलता है, जिसमें उन्हें उनका जवाब देना पड़ता है। फिर आता है शून्यकाल। शून्यकाल के अंदर वो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकता है सदन, और कार्यपालिका उसका जवाब देने के लिए इसके अंतर्गत बाध्य नहीं होती है। वो इस पर डिपेंड करता है वो उसका जवाब देना चाहे या नहीं। जैसे सेकंड है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कोई भी कानून सदन की स्वीकृति के बाद ही वो कानून बन पाता है। वैसे तो इसे बोलने की बात है, अगर जिस सरकार को सदन में बहुमत प्राप्त होगा उसके लिए आसानी से कोई भी कानून पास करवा सकती है। ध्यान समझिए, जिस सरकार को सदन में बहुमत प्राप्त होगा वो कोई भी कानून आसानी से पास करवा सकते हैं। क्यों? अधिकतर मेंबर्स उसकी पार्टी के हैं, परंतु हर टाइम ऐसा नहीं होता है। जैसे गठबंधन के टाइम पे ऐसा नहीं होता, अलग अलग पार्टी से होते हैं, तो उनमें आपसी मेलजोल का होना आवश्यक है। जैसे कई बार अगर सरकार अगर लोकसभा में तो बहुमत प्राप्त है, अगर राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कानून विधेयक लोकसभा से तो पारित हो जाता है पर राज्यसभा से अस्वीकृत कर देती है, तो वो कानून नहीं बन पाता है। तो कानूनों की अस्वीकृति या स्वीकृति ये भी विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा होता है। वित्तीय नियंत्रण, विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखती है। ये विधायिका का कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वो बजट को बनाए और उसे संसद के सम्मुख पेश करे। विधायिका भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की समितियों जैसे लोक लेखा समिति के माध्यम से कार्यपालिका से पूछ सकती है कि धन का दुरुपयोग के बारे में जांच करवा सकती है कि धन कहाँ पे यूज हुआ है। कार्यपालिका को अगर धन की नीड होती है तो वो उसे विधायिका से लेनी पड़ती है। पर ये भी बोलने मात्र की बात है। जिस सरकार को अगर विधायिका में बहुमत प्राप्त होगा तो उसके तो आसानी से उसे स्वीकृति मिल जाएगी। अब आता है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव। जो सरकार अपना बहुमत खो देती है सदन में, उसे 5 साल से पहले ही भंग किया जा सकता है। इसमें सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए, परंतु जो अविश्वास प्रस्ताव पास होके अगर वो उसे स्वीकृति मिल जाती है अविश्वास प्रस्ताव को, तो सरकार और मंत्रिमंडल को अपना त्याग, मतलब मीन्स पूरे मंत्रिमंडल को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। ये भी सिर्फ बोलने की बात हो जाती है। जिस सरकार को बहुमत प्राप्त होगा वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट क्यों वोट करेंगे। अब आते हैं हम संसदीय समितियां। संसद में कार्य संसद में सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा नहीं होती, इसमें विभिन्न समितियां होती हैं। संसद तो अगर कहा जाए केवल अपने अधिवेशन के दौरान बैठती है और उस टाइम पे समय बहुत कम होता है, तो जितने भी मेन काम होते हैं संसद तो थोड़े टाइम में काम नहीं कर सकती, पर जितने भी काम होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, किसी विधेयक के ऊपर चर्चा, किसी विधेयक के पॉइंट्स जानने के लिए उसमें क्या कमी है, उसमें क्या सुधार, तो ये सारे जितने भी मेन काम होते हैं जिनमें ये समितियां संसद लोकसभा राज्यसभा की सहायता करती हैं काम करने में विधेयकों पर, ये
मतलब बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि सदन इनके द्वारा दी गई सलाह को अस्वीकार करे, क्योंकि हर बार ठीक सलाह देती हैं और इसमें विधायिका के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं और अन्य जानकार भी सम्मिलित होते हैं। तो हम जानते हैं कुछ समितियां जो सदन में है, जैसे संसदीय समितियां, इनका मेन काम है कि उनको सहायता करती हैं, ये उनके काम को आसान करती हैं। जैसे कुछ समितियां, जैसे पहली समिति है वित्तीय समितियां, इसके अंतर्गत 3 समितियां आती हैं। लोक लेखा समिति सबसे मेन समिति है, इसका काम होता है खर्च ये देखती है कि सरकार को जो सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो नियमानुसार हुआ है या नहीं। सेकंड है प्राक्कलन समिति, इसका काम होता है खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है। थर्ड है लोक उपक्रम, इसका कार्य है सरकारी उद्योगों की रिपोर्टों की जांच करती है, जितने भी सरकारी उद्योगों से रिलेटेड रिपोर्ट होते हैं उनकी जांच करती है और ये देखती है कि उनमें काम सही हो रहा है या नहीं। फिर दूसरी समिति आती है विभागीय स्थायी समितियां, इसके अंतर्गत 4 समिति हैं। नियमन समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति, आश्वासन समिति। फिर थर्ड टाइप की है तदर्थ समितियां। ये क्या होती हैं तदर्थ समितियां? विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने, जो कुछ मेन मुद्दे होते हैं उनकी जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर समितियां गठन किया जाता है तदर्थ समिति का। समितियों द्वारा दिए गए सुझाव को संसद शायद ही नामंजूर करती है। ये सिर्फ इस समिति पर नहीं होती, ये बात लागू सब पे। शायद ही कभी ऐसा होता हो कि संसद समितियों के द्वारा दिए गए सुझावों को नामंजूर करती है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जानेंगे कि विधायिका जो है संसद कार्यपालिका को तो नियंत्रित करती है, परंतु विधायिका खुद कैसे नियंत्रित होती है। विधायिका के सर्वोच्च अध्यक्ष होते हैं, विधायिका के अध्यक्ष का ही विधायिका के अध्यक्ष विधायिका के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। जैसे विधायिका अपने आप को कैसे नियंत्रित करते हैं, अपने दल बदल कानून। दल बदल क्या होता है? जब कोई मंत्री, जब कोई एक प्रतिनिधि किसी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ता है, वो चुनाव में जीत जाता है और वो जीतने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में जाता है। एक इस आधार पर दल बदल कहेंगे। दूसरा आधार, अगर कोई अपने जैसे सदन में अधिवेशन चल रहा है, अपने पार्टी के कहे अनुसार वो सदन में उपस्थित नहीं होता है। और थर्ड, अगर वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है। तो ये कुछ दल बदल के पहलू हैं। जो ये कार्य करता है उसे दल बदल कानून के तहत उसे विरोधी घोषित किया जाता है। तो दल बदल कानून क्या है? जो इनका उल्लंघन करता है उसे सजा मिलती है, मतलब उसकी विधायिका की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। उसे जैसे मंत्री जैसे पदों के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जो ऐसे 3 कार्य करता है। जैसे इनको रोकने के लिए कि पहले हमारे भारत में ये इतिहास अगर आप देखेंगे तो दल बदल ये हमारी भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य कहेंगे हम इसे। वो इलेक्ट तो किसी और पार्टी के टिकट पर जैसे जीतते थे वो किसी और पार्टी में चले जाते थे, तो दल बदल था। इसको रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया 1985 में, जिसे बोलते हैं 52वां संशोधन। इसके तहत दल बदल कानून बनाया गया। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसकी विधायिका की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा और वो राजनीतिक पद जैसे मंत्री जैसे पद के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दल बदल कानून में 91 में संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा इसे संशोधित किया गया। संशोधित मतलब उसमें कुछ और चेंजेस किए गए। ये था हमारा पूरा विधायिका से रिलेटेड चैप्टर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सारे चैप्टर्स के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।